हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। यार देखो, अब ईएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ईएससी का नोटिफिकेशन आ गया। इसके अंदर सबसे पहली बात तो बहुत दुख हुआ कि यार जो अपना वैकेंसीज है वो यार 215 है केवल। ठीक है, 215 में भी काफ़ी कुछ तो सिविल वाला ले जाएगा। ठीक है जी। और थोड़ा बहुत जो बचेगा वो डबल ई के लिए, एमई के लिए और ईएनटी के लिए जो थोड़ा बहुत बच जाएगा। ठीक है यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है यार। पिछले बार इन्होंने ईएससी का प्रीलिम्स के बाद इन्होंने रेलवे का वैकेंसी इन्होंने विड्रॉ किया था यार। अब सोच के देखो, हमें बहुत तकलीफ हुई थी यार हमारा प्रीलिम्स के बाद में एकदम से वैकेंसी विड्रॉ कर लेना यार रेलवे का, क्योंकि रेलवे के लिए ही तो ईएससी दिया जाता था। पर कोई दिक्कत नहीं है यार। अब मैंने एक सोचा यार कि एक छोटा सा सीरीज अपन चालू करते हैं। सीरीज का अपन देखते हैं यार कि हर दिन के मैं 10 सोच रहा हूँ यार, अगर आप लोगों का साथ बना रहा तो मैं 10 क्वेश्चन उसमें डालूंगा डेली के डेली। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हैं यार, ये ईएससी के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के पेपर से मैं उठा रहा हूँ। ठीक है, और ये वो वाले क्वेश्चन हैं यार जो उसके आसपास ही ईएससी अपने हमेशा मोस्टली उसी के आसपास क्वेश्चन पूछता है, और उसी के आसपास अदर इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए भी जो पेपर्स होते हैं उनमें भी उसी के आसपास के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका अब मैं इस सीरीज के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ यार, देखो इसके अंदर जो मैं क्वेश्चन्स अब मैं डाल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस में मैथ्स के हैं, कुछ मतलब मिक्स है, ये पेपर मिक्स होंगे और वो वाले क्वेश्चन होंगे उसके आसपास। काफ़ी बार तो ये देखा गया है कि यार सेम टू सेम क्वेश्चंस मिल जाते हैं अपनों को, और काफ़ी बार क्या होता है यार सेम का सेम क्वेश्चन अपनों को नहीं मिल रहा है, तो पर ये होता है उसके क्वेश्चन के आसपास आ जाता है और वैल्यू चेंज होने के बाद। और दूसरी बात, ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है यार, वो जॉब वगैरह कर रहे हैं और ईएससी वगैरह का एग्जाम बस दे रहे हैं, तो हो सकता है यार उनके क्वेश्चन, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक बार वापस से साथ साथ उनके क्वेश्चन, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यार वापस से रिफ्रेश भी हो जाएं। ठीक है जी, तो अपन चालू करते हैं यार अपन ये सीरीज़। तो अपना इसके अंदर पहला क्वेश्चन और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है यार, इसके अंदर मैं ट्राई करूँगा यार, देखो कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं सिखाऊंगा, इसमें मैं कोशिश करूँगा यार कि आपको समझ में आए कि कंसेप्ट कहना क्या चाहता था। बस अगर ये समझ में आ गया तो इसके आसपास के आने वाले क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। ठीक है जी, मतलब इससे आपके कॉन्सेप्ट आपके ब्रश अप हो जाएंगे। चलो पहले क्वेश्चन पे अगर अपन बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये मेरे को मैट्रिक्स दिया है, उसके आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगे। ठीक है जी, अब आइगन वैल्यूज निकालने के लिए पहला मेथड 1 क्या कहता है यार, मेथड 1 कहता है कि a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स को लिखो। क्या लिखो? मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो इस फॉर्मेट में, a माइनस लैम्डा आई, ऐसा लिख के इसका डिटरमिनेंट आप कर दो 0, तो आपको एक लैम्डा के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। जब आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी तो आप इसको क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो यार आपको फटाफट से क्या हो जाएगा, आपको वैल्यूज किसके मिल जाएंगे, लैम्डा वैल्यूज आपको मिल गए, और वही क्या होंगे, यही मेरे मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज होंगे। ठीक है जी, अब होता क्या है कि आपका टारगेट ये है ही, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो आपका इसके लिए आप मेथड 2 इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथड सेकंड के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। आइगन वैल्यूज वगैरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आते हैं। तो सबसे पहले बात क्या होती है कि सम ऑफ जो आइगन वैल्यू होता है, आइगन वैल्यू होगा किसी मैट्रिक्स का, वो होगा किसके बराबर, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, या ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कह सकता हूं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है जी, और या इसे मैं क्या कह सकता हूं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, और इसके अंदर अब देखो दूसरी बात क्या हो जाती है कि जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ये होता है किसके, डिटरमिनेंट के। डिटरमिनेंट किसका, मैट्रिक्स ए का। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं। देखो इसके अंदर अपन देखें तो ट्रेस का सम, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, हेलो, अरे यार मेरी इच्छा नहीं यार गाना गाने को अभी। हाँ जी, तो देखो इसमें अपन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए की बात करें, मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अपन बातें कर रहे हैं। बताओ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो गया, 3 + 3 + 3, मतलब हो गया ये 9। यहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि जो मेरा ट्रेस हो गया वो हो गया 9,
और प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है मेरे को, सम ऑफ द आइगन वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ट्रेस ऑफ एक है। तो इसका मतलब देखो, मतलब जो मेरा ट्रेस है का ट्रेस आया मेरा मैट्रिक्स का वो आया 9, तो इसका मतलब हो गया जो मेरा मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज का सम आना चाहिए वो भी कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। पहला अप्रोच मेरा तो यही रहेगा हमेशा। तो 1 + 1 + 1 करूंगा तो ये मेरा 3 बनता है। 2 + 1 + 1 करूंगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज की अपन बात कर रहे हैं, तो ये मेरा 4 बनना। अगर मैं 4 + 4 + ये बना 9 बना, और ये मेरा 4 to 6 और ये 7 बना। तो सीधी सी बात है, मेरा आंसर यहीं से मेरे को मिल गया कि भैया मेरा जो ट्रेस है वही मेरा क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। दैट मींस द ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट। गॉट इट और नॉट? चलिए अब अपन आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन मेरे को कहता है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के अपन तरफ चले तो मेथड 1 जो आम आदमी प्रेफर करता है हमेशा ऑब्जेक्टिव में, वो क्या करता है, इन वैल्यूज को इसमें सेटिस्फाई करवा के देखता है। चलो अपन भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं। मतलब जब x मेरा 0 होगा तो y भी मेरा कितना होगा, 0 होगा। अब बताओ x जब मेरा 0 होगा तो बताओ ये वैल्यू कितना बना, मेरा 1 बना। ये मेरा वैल्यू कितना बना, ये वैल्यू मेरा 1 बना। और ये वैल्यू मेरा कितना बना, 0। ऑप्शन सही है। ठीक है, पर गाड़ी यहीं नहीं रोकनी होती है, हमेशा आगे भी देखना होता है। अब ये देखो, ये भी मेरा कितना बना, 1 बना। ये मेरा कितना बना, 1 बना। ये मेरा 0 बना। अगेन आंसर इज 0। ये देखो मेरा 1 बना, ये 1 बना, ये 0 बना। इसका मतलब ये तो गलत हो गया भाई। देखो इसका मतलब इसको तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ, सी तो मेरा ऑप्शन गलत है। अब देखो वापस से अगर इसको देखूँ तो ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है और ये मेरा 0 है। तो अब ये बताओ कितना बना, 0 बना। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑप्शन मेरे पास अब बच गए। मेरे पास ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है। इन तीनों में से एक ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो मेथड 1 तो आपको समझ में आ गया, आप कैसे चेक करेंगे। इसके बाद में y' 0 से भी आप चेक कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू सेटिस्फाई हो सकता है कि आपके पास एक ही ऑप्शन बचे। और मेथड 2 जो मेथड सेकंड होता है, इसके अंदर आपको पता है कि y का जो यार मेरा जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो सॉल्यूशन मेरा निकल के आता है CF प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात कर लेता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए निकालने के लिए क्या होता है, आपको इस वाले फंक्शन को 0 कर देना होता है। मतलब इस इक्वेशन को आपको लिखते हैं d2y/dx2 d2y/dx2। देन आफ्टर आप इसको लिखते हैं माइनस dy/dx माइनस 2y इज नथिंग बट 0। तो अब बताओ यहाँ से क्या होता है कि मैं इस d/dx को, आपको पता है ये सब चीजें, मैं बस केवल आपको एक बार रिकॉल करवाने की कोशिश क्या, मैं सोच रहा हूँ आपको रिकॉल हो जाएगा, बस इसी कारण मैं इसको लिख रहा हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं देखूँ तो ये d-2 बनेगा और एक d+1 बनेगा y0। तो यहाँ से जो मेरे d के जो सॉल्यूशन आ गए वो आ गए 2 और -1। तो मेरी जो भी मेरा जो अब कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन होता है मेरा, वो मेरा हमेशा क्या होता है, वो होता है c1 इंटू e⁻m1x प्लस c2 इंटू e⁻m2x। m1 और m2 क्या है, जो ये है ना, यही m1 और m2 है। देखो c1 तो मेरा c1 है, ये कोएफिशिएंट है, इसको अपन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए अपन इसको सॉल्व कर लेंगे पर्टिकुलर, क्योंकि जनरल ये तो जनरल सॉल्यूशन है ना। ठीक है, तो अब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e⁻2x प्लस c2 e⁻x। मतलब ये तो हो गया मेरा CF, कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। अब देखो, अब मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ। देखो मेरा x के साथ तो मेरा माइनस आ रहा है, 2 के साथ ये एक मेरा एक -1 आ रहा है, एक 2 आया। यहाँ पे देखो ये -1 आया, 2 आया। हाँ ये हो सकता है मेरा, ये -1 आया, अरे ये तो गलत है। अब देखो इसको भी चेक करना ही नहीं था, ये देखो ये भी गलत है। ऑप्शन क्या हो गया मेरा, सीधा A, और आंसर ऑप्शन A इज करेक्ट। अब देखो पर अपन एक बार फिर भी PI निकालने की एक बार सीख लेते हैं, PI इसको ऐसे क्वेश्चन का कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मैं PI की बात कर लेता हूँ। देखो PI कैसे निकालते हैं, PI बहुत आसान होता है। देखो जब मेरे पास फॉर्मेट हो FD इंटू y कुछ भी e⁻ax आ जाए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, e⁻ax अपॉन FD होगा मेरा। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, y को मैंने ऐसा लिखा। तो अब मेरे को क्या करना होता है, मेरे को रखना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल की जगह जो मेरा FD आया उसकी जगह FA रखना होता है मेरे को। ठीक है, FA मतलब ये वाली जो वैल्यू होती है जो इस फंक्शन में मेरे को रखनी होती है। अभी इस एग्जांपल से अपन बहुत अच्छे समझ जाएंगे। अगर ये आ गया नॉन जीरो तो ठीक है, वो जो ऑप्शन होगा वही आपका PI आंसर होगा, वो PI होगा। अगर गलती से क्या हुआ, ये 0 हो गया, तो आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, आपको क्या करना होता है, F' A निकालना होता है। F' A आपने निकाला और क्या करना होता है, जो भी आपका सॉल्यूशन होता है उसको x से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे अपन इसको करते हैं। ठीक है, ये वाली बात तो
इससे समझ नहीं आया क्योंकि अपन बहुत जल्दी जल्दी करने के विचार में है। तो चलिए अब अपन इसको करने की कोशिश करते हैं, ये हो रहा क्या है और क्या होने वाला है। ठीक है जी, अब देखो मेरे पास जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था, d2y बाय dx2 माइनस dy बाय dx माइनस 2y इक्वल टू, क्वेश्चन मेरा क्या था, पी की बात कर रहे हैं ना अपन। देखो ये था मेरा 3 इंटू ई की पावर 2x। तो देखो क्या करना होता है, यहाँ से एफ डी बनाना है, तो ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर 2x आया। तो बताओ यहाँ से y मेरा कितना निकल के आया, यहाँ से y मेरा निकल के आया ई की पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2। तो अब बताओ यहाँ पे मेरे को इसको d की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। तो चलो मैं f2 निकालता हूँ। f2 मैंने निकाला तो 4 माइनस 2 माइनस 2, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब मैं पी ऐसे नहीं निकालूंगा, ये जब 0 हो गया तो मैं क्या करूंगा, इसको f'2 निकालूंगा। f'2 निकालने के लिए मेरे पास सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो मतलब 2d माइनस 1, और मैं इसको d की जगह मैं क्या रख दूंगा, d इक्वल टू 2। अब बताओ ये कितना आया मेरा, 2 इंटू 2 माइनस 1, ये कितना निकल के आया मेरे पास, 4 माइनस 1, मतलब आया मेरे पास 3। गॉट इट और नॉट, तो समझ में आया, ये 3 निकल के आया मेरा। तो बताओ अब मेरा जो पी होगा वो क्या होगा। अगर ये मेरा गलती से अगर ये 0 आ गया तो ठीक है, अगर ये मेरा 0 नहीं आया तो मैंने क्या, 0 नहीं आया तो ठीक है। अब 0 आ गया तो मेरे को क्या करना है, देखो ये जैसे ही 0 आया मेरा तो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर यहाँ पे 2 रखा। अब देखा मैंने ये नॉन 0 आ गया। तो जितने बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़े उतना x की पावर में आप रखिएगा। बताओ आपको इसको डिफरेंशिएट कितने बार करना पड़ा, आपको इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, तो x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, आपका बताओ वो क्या है, ये तो 3 इंटू ई की पावर 2x आया, और f'2 आपका कितना निकल के आया, 3। तो यहां से आप देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x इंटू ई की पावर 2x, क्या ये आपका पी निकल के आया क्या। तो अगर यहाँ से मैं कंप्लीट इसका सॉल्यूशन देखूं तो इसका जो मेरे को कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, y इक्वल टू c1 ई की पावर कितना आया था मेरा, c की पावर माइनस x प्लस c2 इंटू ई की पावर 2x प्लस x इंटू ई की पावर 2x। और मैं c1 और c2 को सॉल्व करके निकाल सकता हूँ, कहाँ से, जो मेरे को इन्होंने वैल्यूज दी, पर्टिकुलर वैल्यूज मेरे को जो दी है वहाँ से मेरे को सॉल्व करके निकाल सकता हूँ। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, ये देखो अब मेरे पास जो क्वेश्चंस आ गए हैं, किसके क्वेश्चंस आ गए हैं मेरे पास, मटेरियल्स के। तो मटेरियल्स के जो क्वेश्चन आ गए हैं मैं इनको समझने की कोशिश करता हूँ क्या कहना चाहते हैं। सेम की सेम कहानी, अब ये मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर रहा है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेरे को दिया हुआ है, परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी इन्होंने पूछा है। ठीक है जी, कोई लोड वाली बात नहीं है। देखो एक चीज बताओ, आपको पता है चाइएम और उसमें रिलेशन क्या होता है, जो मेरा म्यूआर होता है वो क्या होता है, 1 प्लस चाइएम। ठीक है जी, 1 प्लस चाइएम। अब देखो रिलेटिव, देखो मेरे को ये क्या दिया हुआ है, ससेप्टिबिलिटी इन्होंने मेरे को दिया है कितना, और इन्होंने रिलेटिव। अब देखो इसको कहते हैं, ये रिलेशन आपको पता होगा। ठीक है, अब बताओ म्यूआर मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी ना, ठीक है, और रिलेटिव परमेबिलिटी। और अब बताओ इन्होंने और क्या पूछ लिया, इन्होंने बोल दिया ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है मेरे को 1 प्लस 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब बताओ इसको सॉल्व करके क्या आप निकाल सकते हैं, म्यूआर आपके पास आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो जो आपके पास म्यूआर आ जाएगा ये तो होगा आपका रिलेटिव परमेबिलिटी। अब बताओ मटेरियल का जो परमेबिलिटी होगा वो क्या होगा, म्यूआर इंटू म्यू नॉट। और जो आपका म्यूआर है वो तो यहाँ से आ गया ना यार, यहाँ से आ गया, और म्यू आर की आपकी वैल्यू है, और म्यू नॉट आपका कितना होता है वैक्यूम के लिए, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। क्या आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको जो भी होगा उसमें सीधी सी बात है यार। ये तो मेरे को देखो गलत दिख रहा है यार, 10 की पावर 7 लेके जाना है ना बाबू, 10 की पावर माइनस 5। क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको सॉल्व करके आपको मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा आप उसको कमेंट में आप मेरे को बताइएगा कि आपको समझ में आया। ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो म्यूआर क्या होता है मेरा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्या फ्लक्स डेंसिटी। ओहो, फ्लक्स डेंसिटी की बात की इन्होंने, बेसिकली बात किसकी की है, बी की। इस क्वेश्चन में इन्होंने बात किसकी की है, बी की। और एक स्ट्रेट वायर की वजह से इस पॉइंट पी पर मेरे को क्या निकालना है, वो जो कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। तो ऐसे क्वेश्चंस को एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल क्या होता है मेरा, म्यू नॉट इंटू आई। तो बताओ
यहाँ से b इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो b मेरा कितना आ गया बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr आ गया। अब बताओ यहाँ से आपको ये मिला, तो आप एक चीज, अब चलो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब मेरे को आप बताते जाइएगा, आपको b मिला आपको, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि जो मेरा b आने वाला है इनफाइनाइट वायर का आपको वैसे भी याद रखना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। r क्या है उसका डिस्टेंस, ठीक है। म्यू नॉट तो कितना होता है 4π इंटू 10 के पावर माइनस 7 होता है यार, ठीक है। आई कितना दे रखा है मेरे को, आई वायर कितना कैरी कर रहा है 200 एम्पियर है कैरी कर रहा है, ठीक है। और बताओ 2π इंटू आर कितना है मेरा 0.1 पे इन्होंने बोला है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना तो यार बहुत आसान है, ये तो फिर 2 बन गया। यहाँ से एक इसको उठाऊंगा तो 10 की पावर माइनस 6 बच जाएगा, केवल 10 की पावर माइनस 6 बच जाएगा। तो 200 मतलब 400 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कुछ आना चाहिए, 400 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आना चाहिए, ठीक है। और अगर इसको देखें तो 4 इंटू क्या इसको मैं 10 की पावर माइनस 4 लिख सकता हूँ। और बी की जो यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर फ्लक्स डेंसिटी होता है। तो यहाँ से बताओ मेरा बी कितना आ गया, बी आ गया मेरा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आपको बिल्कुल क्लियर कट हो गया क्या, ऑप्शन इज बी। समझ में आया क्या, 2020 का ही क्वेश्चन, ये 2018 का क्वेश्चन है, ईएससी में आया हुआ। चलिए ये कुछ एक मटेरियल का सवाल हो गया, इसमें मैंने एक ईएमटी का सवाल इंक्लूड कर दिया। अब अपन आगे चलते हैं यार, आगे इसमें एक क्वेश्चन आ गया, ओके। अब ये क्वेश्चन आ गया एनालॉग का। यार एनालॉग का क्वेश्चन को देखो, वापस से वही कहानी है यार, कुछ भी नहीं होता, आपको चीज़ें बस पता हो तो बढ़िया से आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक नया पेन मैं ऐड कर लेता हूँ, नया पेन ऐड कर लेता हूँ मैं ब्लू कलर का, ठीक है जी। हाँ अब देखो इन्होंने बोला क्या है कि इफ द बेस करंट इज दिस दिस दिस। देखो आपको एक रिलेशन तो आपको पता होगा कि आपको एक रिलेशन पता होगा ना कि कलेक्टर करंट देन व्हाट विल बी द कलेक्टर करंट आईसी कितना होगा, आईसी इक्वल टू बीटा इंटू आईबी होता है, ये तो आपको पता है। बीटा इंटू आईबी ये तो आपको सबको पता है कि हाँ यार बीटा इंटू आईबी होता है, ठीक है। हेलो हाँ जी दोस्तों, अब अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, ए बाइपोलर ट्रांजिशन में बीजेटी हैज दिस अल्फा मेरे को दिया है, आईसीओ मेरे को दिया है, बेस करंट दिया है इन्होंने, और पूछा कलेक्टर करंट, ठीक है, जिसमें कोई लोड वाली बात नहीं है। आपको एक रिलेशन आपको ध्यान होगा, आपने क्लास में पढ़ाई होगा यार, वो रिलेशन पढ़ा होगा, वो कुछ ऐसा था, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, और एक होता है मेरा आई सी ओ। अब देखो जब मेरे को यहाँ पे देखो मेरे को लीकेज करंट मेरे को दिया है तो मेरे को ये टर्म इंक्लूड करनी पड़ेगी, अदरवाइज आई कैन एक्सक्लूड इट, ठीक है। अब मेरे को अल्फा दिया है इन्होंने, बीटा नहीं दिया, तो अल्फा और बीटा में आपको रिलेशन पता है ना, बीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन अल्फा माइनस अल्फा इंटू आई बी प्लस आई सी ओ। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो बताओ अल्फा मेरा कितना है बेटा, अल्फा है मेरा 0.98, और यहाँ से देखो 1 माइनस 0.98 इंटू वॉट इज आई बी है मेरा 100 प्लस आई सी ओ कितना है मेरा 10। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये मेरा ये 0.98 0.2 49 4900 मतलब ये मेरा बन गया 4910 माइक्रो एम्पियर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4.910 मिली एम्पियर। तो मेरा ऑप्शन बताओ कौन सा करेक्ट हो गया मेरा, ये वाला। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन ये मैंने देखा यार, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ रहे हैं, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अपन आगे बात करते हैं यार, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं, बहुत आसान सर्किट का जनरल सर्किट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का क्वेश्चन आ चुका है। अब इसमें तो कोई लोड वाली बात होनी नहीं चाहिए। आपको देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। चलो अब इसको देखो 2-3 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि देखो यहाँ पे एक तो क्या नोडल लगा दो, इसको वोल्टेज V बोलो, हाँ ऐसा ही कर लेते हैं। चलिए इसको देखो मैं ग्राउंड कर देता हूँ। तो अब बताओ यहाँ से अगर मैं देखूँ तो नोडल लगाते हैं, देखो यहाँ पे क्या करना है कि मैं करंट यहाँ गया, यहाँ से आया और यहाँ गया, बस बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे, V गया 0 अपॉन 5 प्लस 3 टोटल रेजिस्टेंस प्लस इधर कितना गया V/2 V माइनस 0/2 प्लस उधर कितना गया V माइनस 15/4 इक्वल टू गया तो इतना, आया कितना, आया मेरा 6। देखो नहीं समझ में आया,
चलो आपको समझ आ गया, बस एक बार आप इसको फिर से एक बार देख लो। मैं इसको बोल दूँ 1, इसको मैं बोल दूँ 2, और इसको मैं बोल दूँ 3, और इसको मैं बोल दूँ आने वाले को 4। तो अब देखो, चलो आने वाले को मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। आने वाले को अपन ड्रॉ कर देते हैं किसी ब्लैक से। ये मेरा ये 4 नंबर पे ये मेरा करंट आया। तो अब देखो ये बेसिकली है कौन सा, ये V0, ये कौन सा है, ये मेरा ये I1 है। मेरा गया कितना इधर से, I2 गया, ये मेरा टर्म कौन सा है, मेरा I3 गया। तो बताओ, और मेरे पास आया कितना, ये मेरा I4। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, V/8 प्लस V/2 प्लस V-15/4 इक्वल टू 6। ठीक है जी। हाँ, तो बताओ यहाँ से कितना बन गया। देखो मैं काम करता हूँ, V/8 4V/8 प्लस 2V-30/8 तो बताओ ये कितना बन गया मेरा। देखो V 4V मेरा कितना बन गया, ये 5V और 7V। 7V-30 इक्वल टू 48। तो बताओ यहाँ से कितना आ गया, V कितना आ गया मेरा, 48 प्लस 30/7। अब व्हाट दे आर आस्किंग, अच्छा करंट पूछा। तो बताओ यहाँ से मेरा V कितना मेरे को इस इक्वेशन से मिल गया, मेरे को मिल गया ना 78/7। ठीक है, अब कुछ लोड ही नहीं। अब बताओ जब आपको V मिल गया तो बताओ इससे करंट कितना फ्लो करेगा, I फ्लो करेगा। और इस I की वैल्यू क्या यही थी क्या यही मेरा I1 है? बिल्कुल। तो अब बताओ ये कितना हो गया, V जो मेरा I1 होगा, तो बताओ I1 मेरा कितना होगा, I1 होगा ना V/8। ठीक है, V कितना आया 78/7/8। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, देखो इसको मैं 7 चौका 28 78 मतलब करीब करीब 39/28 एम्पियर। और ऑप्शन मेरा होना चाहिए इसके लिए करेक्ट कौन सा, सी। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास, सी इज करेक्ट आंसर। क्या समझ आ गया? बिल्कुल। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, नोडल से करेंगे तो भी आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं, कहाँ गया ये प्रकट, उसको प्रकट करना पड़ेगा। चलिए, हाँ जी। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं यार जो इसमें से कुछ क्या होता है क्या नहीं होता, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट है, प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट है मतलब ये लीनियर एलिमेंट है। इसमें लीनियर अगर एलिमेंट्स हैं तो मतलब इसके अंदर ये लीनियर नेटवर्क है। लीनियर नेटवर्क का तो मतलब लीनियर इक्वेशन को ये फॉलो करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो VAB है, अब देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। मेरे को IS1 IS2 जब मेरे को दिया है तो मेरे को VAB दिया है, मेरे को IS1 IS2 की जब दूसरी वैल्यू दी तो VAB दिया। मतलब IS1 और IS2 पे किसी लीनियर रिलेशन पे डिपेंड कौन करता है, मेरा VAB। तो देखो मैं VAB को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना K1 IS1 प्लस K2 IS2। ठीक है, तो मैं पहले वैल्यूज को मैं लेके चलता हूँ। तो बताओ VAB कितना आता है मेरा, VAB इन्होंने बोला 120 वोल्ट आता है। कब कब, जब IS1 हो मेरा 5 और IS2 हो मेरा कितना 10। इसको मैं रखता हूँ इसमें, तो 120 इक्वल टू K1 इंटू 5 प्लस 10 इंटू K2। तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा ये आ गया K1 प्लस 2K2 इक्वल टू 5 बार गया तो 5 2। ठीक है, 5 को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो 2 बार गया, फिर ये 20। सिमिलरली मैं दूसरा यूज करके मैं इक्वेशन बनाता हूँ। तो बताओ ये VAB मेरा कितना आया, 15 है। जब मेरा IS1 तो कितना है, 10 है। और मेरा IS2 कितना है, मेरा 5 है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2K1 प्लस K2 इक्वल टू 3 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी बताओ मैं क्या इक्वेशन नंबर और इक्वेशन 2 को इनको सॉल्व करूँ। चलिएगा, ये भी हम ही कर देते हैं आपके लिए, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखो मैं K2 को रख दूँ 3 - 2K1, 3 - 2K1 अगर इसको मैंने रख दिया तो ये इक्वेशन जो बन जाएगी K1 प्लस 2 3 - 2K1 इक्वल टू 24 बन गया। तो यहाँ से मैं देखूँ तो K1 प्लस 6 माइनस 4K1 इक्वल टू कितना बन गया मेरा, 24 तो वही है। तो देखो माइनस 3K1 इक्वल टू कितना बन गया मेरा, 18 बन गया ना, 18 बन गया। तो K1 मेरा कितना बन गया बेटा, -6। जब K1 मेरा -6 बन गया तो K1 अगर मेरा -6 30 बन गया, तो K2 मेरा कितना बन गया, 15 बन गया। ठीक है जी,
अब देखो, अब ये सवाल अब क्या पूछ रहे हैं, सवाल को अब आगे बढ़ते हैं। तो बोलते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डिस्क्राइब IS1 इक्वल टू के IS2। कोई लोड नहीं है, तो जब मेरा VAB क्या हो जाए, मेरा VAB अब देखो अकॉर्डिंग टू अपन क्वेश्चन अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन की अब चाहत क्या है, क्वेश्चन की चाहत है कि मेरा VAB क्या बन जाए, 0 बन जाए, ठीक है। तो देखो VAB मेरा है क्या, वो था मेरा K1 IS1 प्लस K2 इंटू IS2 था। ये मैं चाहता हूँ 0 बन जाए। तो बताओ, तो मैं IS1 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना माइनस ऑफ K2 बाई K1 IS2। तो बेटा क्या अगर मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को मैं देखूँ तो मेरे को चीज़ समझ में आ गई क्या, जो मेरा जो K है वही क्या है मेरा माइनस K2 बाई K1। तो बस अब इसमें वैल्यू रखो ना, माइनस 15/-6। बोलो कितना हुआ, ये हो गया मेरा 15/6। तो कितना हो गया 5/2 हो गया, मतलब यहाँ पे हमारा 2.5। क्या आपको इस बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया क्या? ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता। कई बार क्या होगा, आपको VAB उन्होंने दे दिया तो ऐसा रिलेशन आप बना लीजिएगा। जब आपको कभी जैसे अभी IAS की बात कर लेगा तो VAB और IS2 के साथ रिलेशन बना लीजिएगा, ठीक है। जो दो आपको क्वांटिटीज दी जाएंगी और दो क्वांटिटीज के साथ एक आउटपुट जब पूछा जाएगा और लीनियर जब सर्किट होगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन BSc 2018 से उठाया मैंने, सर्किट्स का बहुत आसान क्वेश्चन, पर हाँ ऐसे कंसेप्ट बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया भैया बॉर्डर प्लॉट से। बॉर्डर प्लॉट के अंदर भी कोई लोड वाली बात नहीं होती है, बॉर्डर प्लॉट भी बहुत आसान होता है। देखो बॉर्डर प्लॉट के अंदर अपन इसको समझते हैं क्या होता है। देखो यार, जो पहले वाला स्लोप होगा वो आपको बताएगा कि भैया ये ऑर्डर नहीं बताएगा आपको टाइप। अब बताओ, एक टाइप जब एक पोल होता है तो -20 dB का डिकेड का स्लोप होता है। दो पोल होंगे तो -40 dB पर डिकेड का होगा, ठीक है जी। और जब इसका मतलब n पोल्स जब होंगे तो स्लोप कितना होगा, -20 × n dB पर डिकेड का, ठीक है जी। और जीरोस के लिए क्या होता है, जीरोस के अंदर जो क्वांटिटी होती है जीरो पर आता है तो ये प्लस में चला जाता है सारी कहानी। तो n जीरो के लिए कितना होगा, n जब जीरो होंगे तो जो स्लोप होगा ग्राफ का बॉर्डर प्लॉट का वो कितना होगा, +20 × n dB पर डिकेड। चलिएगा अब देखो ये -40 dB पर डिकेड है तो अपन इसका ट्रांसफर फंक्शन बनाने चालू करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन जो बनेगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही बनेगा वो, ठीक है जी, OLTF। वो कैसे बनेगा, देखो -40 पर dB डिकेड है तो दो पोल्स कहाँ रहे होंगे, ओरिजिन पे रहे होंगे। अब देखो इन्होंने यहाँ पे जैसे ही मैं 5 पे आया, 5 क्या होती है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। 5 पे आते ही मेरा क्या हो गया, ये 5 पे आते ही मेरा ये -60 dB पर डिकेड हो गया। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि देखो 5 पे आया S। अब बताओ -60 हो गया तो -40 में एक जुड़ा कि कम हुआ, -20, मतलब स्लोप कम हुआ ना। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो स्लोप मतलब और ज़्यादा स्टिफनेस बढ़ गई है, मतलब ये बहुत ज़्यादा और उसका स्लोप बढ़ चुका है। अगर नेगेटिव में बढ़ा है वो बात अलग है, तो इसका मतलब ये माइनस, मतलब एक पोल और इंट्रोड्यूस हुआ कहाँ पे, जहाँ पे कॉर्नर फ्रिक्वेंसी थी 5। तो देखो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी को अपन ऐसा लिखेंगे +1, एक पोल इंट्रोड्यूस हुआ था। अब देखो क्या 10 पे जब मैं पहुंचा तो अब बताओ -60 से कितना हो गया, -40 हो गया। बताओ -60 से -40 कब होगा, इसमें 20 ऐड करूंगा कि 20 माइनस करूंगा। इसके अंदर मैंने 20 ऐड किया होगा। जब 20 ऐड किया मतलब इसके अंदर जो स्लोप है मेरा ऐड हुआ है। स्लोप अगर मेरा कम हुआ है, स्लोप अगर मेरा कम हुआ है, दैट मीन्स क्या हुआ है, कुछ मतलब एक मेरा जीरो इंट्रोड्यूस हुआ है। कहाँ पर क्या है उस टाइम पे, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी वहां पर 10। तो मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ क्या, 1/10 S + 1, ठीक है जी। तो और यहाँ पे देखो कोई भी एक जो अपना कांस्टेंट होता है ओपन लूप गेन का, वो अपन ओपन लूप गेन रखती है। इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं। S + 10/10 हो गया, ये S² हो गया, ये S² प्लस सॉरी ये मेरा S + 5 और ये मेरा 5 तो नीचे है ही, यहाँ पे 2 बन गया। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ कि S + 10
अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 5 और ये मेरा जो 2 बना। अब देखो 2 तो इसमें कांस्टेंट है तो वो उसमें मर्ज हो सकता है ना, तो बताओ OLTF मेरा क्या बना, OLTF मेरा जो बना वो मेरा क्या बना, इसको मैं लिखता हूँ ना किस फॉर्मेट में आया, के एस प्लस 10 एस स्क्वायर एस प्लस 5। ऑप्शन क्या कौन सा सही होने वाला है बताओ, क्या ऑप्शन सही सी होने वाला है क्या आपको समझ में आ गया बॉडी प्लॉट से अपन कैसे करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनाता है। ठीक है जी, अपन आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है देखते हैं, वो कहाँ गायब हो गया, अरे ये रहा। ठीक है ओके, अब इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको कुछ नहीं करना होता, जब रेंज पूछना होता है तो आरएस क्राइटेरिया लगाना होता है। आरएस क्राइटेरिया के लिए आपको क्या चाहिए, 1 प्लस GS HS का एक कैरेक्टरिस्टिक आपको इक्वेशन बनाना होता है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को मैं QS बोल लेता हूँ, तो बताओ ये क्या बनेगा, S इंटू एस प्लस 5 S प्लस 12 प्लस के इक्वल टू 0 बनेगा। अब बताओ ये क्या बनेगा, इसको मैं ध्यान से देखूँ तो ये S तो ये रह गया, तो ये एस स्क्वायर 12 5 17 17 S 12 60 प्लस के इक्वल टू 0 बन गया। तो बताओ ये कितना बन गया, S क्यूब प्लस 17 S स्क्वायर प्लस 60 S प्लस के इक्वल टू 0 बन गया। अब ध्यान से देखो, ये स्टेबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए बात करें तो अपन क्या बोलते हैं, आर एस टेबुलेशन बना लेते हैं। आर एस टेबुलेशन की तरफ अपन जाएंगे तो बताओ ये क्या बनेगा, एस क्यूब एस स्क्वायर एस एस की पावर 0। तो देखो इसको कैसे लिखना होता है, सबसे पहले बताओ इसका कोफिशिएंट कितना है 1। अब बताओ अगले का कोफिशिएंट कितना है 17, अगले का कोफिशिएंट कितना है 60, अगला क्या है, अगला के। समझ आया, बस अब इसको ऐसा ऐसा करो, तो 17 गुना 60 माइनस के अपॉन 17। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा, ये बनेगा के। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी भैया, के 0 से बड़ा होना चाहिए। और इसमें अगर देखें, मतलब ये वाला जो पहला कॉलम मेरा होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हर एलिमेंट। पहली कंडीशन तो मेरे को ये मिल गई, दूसरी कंडीशन मेरे को क्या मिल जाएगी, मेरे को मिल सकता है ना, तो 17 गुना 60 माइनस के शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब कह सकता हूँ के शुड बी लेस देन 17 गुना 60 कितना बनेगा मेरा, देखो 17 गुना 60 के 100 तो 1020 बनेगा। तो मतलब यहाँ से अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं पकड़ के चलूँ तो बताओ बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की अगर मैं बात कर लूँगा तो बताओ मेरा के का रेंज क्या आ गया, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1020 से मेरा छोटा होना चाहिए। क्या मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, क्या 71 में आ गया मेरा सी। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, शायद ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है यार। ये इन्होंने बोला कि अब देखो इस कितना आसान क्वेश्चन है कि मेरा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें अपनों को सर्ज को ट्रैवल करना है। सर्ज किस स्पीड से ट्रैवल करता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 से। बताओ टाइम क्या होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर की बात करें 10 की पावर 3। और बताओ स्पीड कितना होता है, स्पीड होता है 3 गुना 10 की पावर 8 होता है ना यार। तो ध्यान से देखो, तो ये आ गया मेरा 600, मतलब ये बन गया 200 गुना 10 की पावर -5 बन गया, 10 की पावर -5 बन गया। तो मैं ध्यान से देखूँ तो अब ये कितना बन गया, देखो मैं इसको मैं लिखता हूँ 20, मैं इसको लिखता हूँ 2 गुना 10 की पावर -3 सेकेंड्स। और यही क्या होता है मेरा 2 मिली सेकेंड्स। ऑप्शन मेरा क्या आ गया, और सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, मिली सेकेंड, क्योंकि सर्ज जो होगा वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा ना। तो बताओ मेरा टाइम कितना आ गया, मेरा आ गया 2 मिली सेकेंड। तो बताओ ऑप्शन क्या हो गया इसका करेक्ट, 10। चलो आज के अपने 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। हाँ जी दोस्तों, अपने 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए। ठीक है, आप बताइएगा मेरे को कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर आपको लगे कि हाँ यार ये वास्तविकता में बेनिफिशियल है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप डेली इस चैनल पर अपना एक आधा घंटा निकाल के अपना 10 क्वेश्चन